आप जब भी कोई स्टडी करेंगे याद रखें उस स्टडी को आप एक नया फाइल बना के करेंगे। जैसे मैं डीसी की लोड फ्लो स्टडी कर रहा हूँ, इट इज रिकमेंडेड कि आप हमेशा नई फाइल बनाएं उसके अंदर। ये सिनारियो होता है आपका। अगर आप एक ही फाइल पे बार बार स्टडी किए जा रहे हैं, उस स्टडी की करने की वजह से वो फाइल का साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप खुद देखें, जब आप ये स्टडी ऑन कर रहे हैं तो इसके अंदर वो कह रहा है मैं 99 टाइम इटरेशन करूंगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम है इटरेशन का क्या होता है? इटरेशन में हमेशा हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन जो फर्स्ट इटरेशन होती है ना, उसके अंदर हम सपोजिशन करते हैं। फॉर दैट रीजन याद रखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी फिजिक्स की सब ब्रांच है। फिजिक्स के अंदर एक प्रिंसिपल है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग ये कहता है कि दुनिया में किसी भी चीज की पोजीशन, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो सूरज हो, कोई भी यानी स्टार हो, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन की को हम सर्टेन नहीं कह सकते। एवरीथिंग इज इन द मोशन। तो याद रखें, हम इनिशियल तौर पे जब भी कोई करंट की वैल्यू लेते हैं, दैट इज अगेन दैट फर्स्ट इक्वेशन इज एक्चुअली ए सपोजिशन दैट आई सपोज दैट के यहां पर इस वक्त करंट की पोजीशन ये है। अगर 10 एम्पियर का लोड है तो इस वक्त इनिशियली तौर पे ये 10 एम्पियर ले रहा है, बट ऑलवेज रिमेंबर इट इज अनसर्टेन। फॉर दैट रीजन इटरेशन का मेथड लगाया गया है। तो यहां पर मैं सबसे पहले स्टडी बनाऊंगा, दैट स्टडी इज कॉल्ड फर्स्ट स्टडी, डीसी स्टडी में कर रहा हूं। यहां मैं और कोई भी वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहा हूं। मेरा क्रिटिकल वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, मार्जिनल वोल्टेज, ओवर वोल्टेज सब कुछ वही रख रहा हूं मैं। ये एक यूनिवर्सल मेथड है, इसको इसी तरीके से रखा करें, इसको चेंज नहीं किया करें। अब मैं यहां पर डीसी लोड फ्लो करूंगा। यहां पर मेरे पास डीसी लोड फ्लो दो शक्ल में आएगा। अगर मैं जाऊं डिस्प्ले में जाके मैं बता सकता हूं कि मैं वॉटेज देखना चाहता हूं, केडब्ल्यू देखना चाहता हूं या एम्पियर देखना चाहता हूं। दोनों ही तरीके दुरुस्त हैं, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। आपकी मर्जी, कोई सा भी तरीका ले लें। वोल्टेज ड्रॉप देखना चाहता हूं, लॉसेस देखना चाहता हूं, जो करना चाहें आप कर सकते हैं इसके अंदर। यहां ओके करके मैं यहां पर इस लोड फ्लो को दबाऊंगा, और जैसे ही मैं लोड फ्लो को दबाऊंगा मेरे पास, अगर मेरा नेटवर्क सही होगा तो रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद मैं मजीद किसी स्टडी की तरफ जाऊंगा। यहां पर मेरे पास रिजल्ट आया, मैंने एम्पियर देखा कि मेरा ये जो पैनल है 44.7 एम्पियर जनरेट कर रहा है और ट्रांसफर कर रहा है इसको इन्वर्टर के अंदर। मेरा इन्वर्टर ओवरलोडेड नहीं है डीसी साइड से, ये यहां तक का रिजल्ट देता है हमें। एसी साइड का हमें मालूम नहीं है। ये हम चीज पिछले इसमें कवर कर चुके हैं, तो इस वजह से मैं इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मैं जाता हूं शॉर्ट सर्किट के अंदर। याद रखें, आप जब कोई केबल लेते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, वो केबल बसबार होता है। यहां पर आपके सामने डीसी बसबार नंबर 2 आ रही है, लेकिन यहां पर एक और बसबार मौजूद है कहीं पर। वो बसबार आपको ट्रेस करनी है, ये रही डीसी बसबार 1। इसको राइट क्लिक करके हमेशा याद रखें, बसबार 3 किस्म की होती हैं। एक वो सिंपल बसबार होती है जिसे ओपन ईयर में लगाया जाता है। दूसरी बसबार आपके ब्रेकर के अंदर होती है। ब्रेकर में भी बसबार होती है, वो जो ब्रेकर के कांटेक्ट होते हैं ना, उनको बसबार कहा जाता है। और तीसरी बसबार आपकी केबल होती है। आप केबल कहीं पे भी बिछाते हैं ना, अगर आपके पास बसबार का कनेक्शन नहीं है कहीं पर, तो आप सिंपल केबल को वहां पर लगाएं, केबल भी बसबार का काम करेगी। बसबार की डेफिनेशन क्या है? ये वो पॉइंट होता है जहां से आप अपनी मर्जी से वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी लेवल के ऊपर। अच्छा, यहां पर मैं जाके इस बस को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ये नोड को मैं कन्वर्ट कर दूंगा बस बार के अंदर। नोड में और बस बार में कोई फर्क नहीं होता, सही है। नोड हमेशा वहां लगाई जाती है सब स्टेशन में जहां पर आपके पास जगह नहीं होती, फिजिकल डिस्टेंस कम होता है आपके पास। अब आपका एक सब स्टेशन है 6/8 का या किसी भी और लेवल का, वहां पर आपने ऑलरेडी बस बार लगा दी और आप मजीद एक बस बार लगाना चाहते हैं, आप नहीं लगा सकते, तो आप वहां पर सर्क्यूलर बस बार लगाते हैं। वो सर्क्यूलर बस बार स्मॉल इन साइज होती है और वो नोड होती है, वो भी वही काम करती है। बस वहां पे नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन फॉर दी स्विच गियर्स लिमिटेड होते हैं। नाउ दीज आर माई 2 बस बार। वाई आई सिलेक्टेड दीज 2 बस बार? मैंने ये बस बार क्यों निकाली बाहर? क्योंकि मुझे हमेशा याद रखे, शॉर्ट सर्किट जो होता है वो डिफाइंड होता है विद रिस्पेक्ट टू बस बार। शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर में नहीं होता, शॉर्ट सर्किट केबल में नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट ग्रिड में नहीं होता है। शॉर्ट सर्किट उस बस बार पे होता है जिसपे ग्रिड के कनेक्शन होते हैं। शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर के उन पॉइंट्स के ऊपर होता है जहां पे आपकी बस बार्स होती हैं।
या आपकी जो वाइंडिंग्स होती हैं अगर वो आपस में शॉर्ट हो गई हैं, तो जब वो शॉर्ट होती हैं तो वाइंडिंग मिलकर एक बसबार बना लेती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अगर आपस में शॉर्ट होती है ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं ये बसबार पॉइंट बन गया है। शॉर्ट सर्किट होता ही सिर्फ और सिर्फ बसबार के ऊपर है। यहां पर ये करने के बाद अब मैं जाऊंगा, ये देखें ये दूसरा मॉड्यूल है, दैट मॉड्यूल इज कॉल्ड डीसी शॉर्ट सर्किट। इसके अंदर जाइए, इन्होंने आपको बहुत सारे मेथड दिए हुए शॉर्ट सर्किट के, किताबों में बहुत सारे मेथड मौजूद है, तमाम मेथड प्रूवन मेथड है। इसके अंदर कुछ मेथड दिए हुए, अगेन वजह वही है कि इनके पास पेटेंट होते हैं, ये सॉफ्टवेयर पेटेंट खरीद रहे होते हैं, सही है ना। जिसका खरीद लेते हैं उसको इंक्लूड कर देते हैं, जिसका नहीं खरीद पाते उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। अभी जो E-Tab 12.6 यूज कर रहे हैं उनके पास 4 मेथड होते हैं लोड फ्लो के अंदर, लेकिन जो E-Tab 19 यूज कर रहे हैं उनके पास 3 मेथड होते हैं लोड फ्लो के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि इनमें कोई खराबी है, आपकी मर्जी, कोई सा भी मेथड कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगेन मैं लोड फ्लो एसी स्टडी में जाऊंगा और यहां जाके सबसे पहले नई स्टडी बनाऊंगा। डीसी एससी है तो मैं इसको बोल सकता हूं डीसी शॉर्ट सर्किट, डीसी शॉर्ट सर्किट 1। अब यहां पर 2 विंडोज आ रही हैं आपके पास, एक विंडो है फॉल्ट विंडो, एक विंडो है डू नॉट फॉल्ट विंडो। तो आप यहां पे ऑल बसेस को सिलेक्ट करें और उन सबको फॉल्ट विंडो में डाल दें, सही है ना। अब ये फॉल्ट विंडो में आ जाएंगी आपके पास, तो आपका काम कंप्लीट हो गया। मजीद किसी चीज को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्लिपिंग करंट वगैरह ये सब कुछ छेड़छाड़, ये आमतौर पे प्रोटेक्शन के अंदर हर एलिमेंट का अपना क्लिपिंग, हर ब्रेकर का अपना क्लिपिंग करंट होता है, सही है ना। उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, वरना ये आपको अपनी बसबार का दे देगा, और बसबार में आमतौर पे कंसीडर नहीं किया जाता स्टडीज के अंदर। क्लिपिंग करंट जो होता है ये यानी एक तरह से समझ लें कि ना कंट्रीब्यूशन होता है उस इक्विपमेंट का जिधर शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है। ये शॉर्ट सर्किट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे बसबार पे हो रहा है तो बसबार अपना भी कोई थोड़ा बहुत करंट उसके अंदर ऐड कर देगी। तो याद रखें ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये कंसीडर नहीं करते हम लोग। इसको हम आमतौर पे अगर आप चाहें तो अपडेट कर लें, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है मिली एम्पियर्स के अंदर। यानी समझ लें इनर्शिया एक तरह से कंट्रीब्यूट भी कर रहा है और ये इनर्शिया भी है बसबार का, बसबार रोके भी शॉर्ट सर्किट को, ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये देखें जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया आपकी दोनों बसबार रेड हो जाएंगी। ये इसका मसला है कि अब आप बैक वक्त 2 जगहों पे शॉर्ट सर्किट दे रहे हैं और आप देख रहे हैं इन दोनों जगहों पे शॉर्ट सर्किट देने से आपके सिस्टम में क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ पे डीसी बस 1 है, डीसी बस 2 है, लेकिन स्टडी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 4 भी आ रही है। तो आपको मालूम है ये 3 डीसी बस 3 और डीसी 4 कहाँ, बस 4 कहाँ है। अगर आपको नहीं मालूम, मिल रही नहीं है, तो कंट्रोल F का बटन दबाइए, आपके सामने फाइंडर आ जाएगा, इधर लिखें डीसी बस 3 और ओके कर दें। जब आप ओके करेंगे तो ये बताएगा असल में ये दूसरे पैनल की बात कर रहा है, यहां पे चला जाएगा और डीसी बस 4 इस केबल की बसवार होगी। क्लियर है? सचिन क्लियर हो रहा है? अब मैंने यहां पर गया, इन दोनों में मैं शॉर्ट सर्किट इंड्यूस कर रहा हूं। मैं जैसे ही शॉर्ट सर्किट इंड्यूस करूंगा, असल में चारों में कर रहा हूं, मतलब 2 से है मेरा। जब मैं इन दोनों में इंड्यूस करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा शॉर्ट सर्किट आया 0.049 किलो एम्पियर यानी 49 एम्पियर। एसी लोड फ्लो में मेरा डीसी लोड फ्लो में मेरा लोड फ्लो कितना आया था 44 एम्पियर समथिंग, और शॉर्ट सर्किट आप देख सकते हैं सिर्फ 5 एम्पियर ज्यादा है, सिर्फ 5 एम्पियर ज्यादा है। और देख फिर भी 49 एम्पियर के ऊपर ये बोल रहा है ये मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट है इसका। अब जो मुझे इसका ब्रेकर डिजाइन करना है ना, ऐसा डिजाइन करना है जो 44 एम्पियर को गुजरने दे, लेकिन 49 एम्पियर के ऊपर वो ट्रिपिंग दे मुझे। ये डीसी शॉर्ट सर्किट है। आप चाहें तो इसकी रिपोर्ट यहां से कंपाइल कर सकते हैं। मैं बार बार रिपोर्ट कंपाइल नहीं करूंगा, मेरा सिस्टम बीफ अप होगा। अगर आपसे कोई रिक्वायरमेंट मांगे तो आप यहां से रिपोर्ट कंपाइल कर सकते हैं। मैं यहां पर जाऊंगा, इस स्टडी को सेव कर दूंगा। अभी आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, अभी आपको असल में इसको कनेक्टिंग डॉट्स के ऊपर जाना है। अभी मैं आपको मजीद आगे लेके चलता हूं, यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई है असल में, हालांकि है एक मॉड्यूल, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
मैं इसको सेव कर दूं आपके लिए। ये डीसी शॉर्ट सर्किट की फाइल है आपकी। अब हमें अगला काम क्या है, हमारा क्लाइंट कह रहा है इट्स ओके शॉर्ट सर्किट हो गया, नाउ डू ब्रेकर साइजिंग। ब्रेकर साइजिंग करो इसके अंदर, सर्किट के अंदर। अब हमारी अगली जो प्रैक्टिस है वो ब्रेकर साइजिंग की है। हम यहां पे कर सकते हैं ब्रेकर साइजिंग। हमारे पास यहां पर भी शॉर्ट सर्किट आया हुआ है, हम यहां पे भी ब्रेकर साइजिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ब्रेकर साइजिंग करना। आपको इस पूरे सिस्टम में अजीब बात क्या लग रही है, इन दोनों बसबार को देखें और अजीब बात बताइए क्या लग रही है सरफराज, बताइए क्या अजीब बात लग रही है सिस्टम में। सरफराज क्या जबानी अब्बास, आप बताइए क्या बात अजीब लग रही है सिस्टम में। ये पूरा प्रोसेस रिपीट करूं या मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे सिस्टम को अगर आप गौर से देखें, इस सिस्टम में मेरे पास शॉर्ट सर्किट आए इस पूरे नेटवर्क के ऊपर। आप इसमें से देख के बताएं आपको इसमें अजीब बात क्या लग रही है इस पूरे शॉर्ट सर्किट के अंदर। क्या ये अजीब बात नहीं लग रही कि दोनों बसबार पे शॉर्ट सर्किट एक ही है। अच्छा, इम्पीडेंस तो है ना, नहीं नहीं, ये देखें केबल का इम्पीडेंस है 0.001। तो एक काम करते हैं, इसको बढ़ाते हैं 0.005 कर देते हैं। अभी दोबारा करके देखते हैं। अभी देखें, एक काम और करते हैं, केबल की लेंथ बढ़ा देते हैं। अभी सिर्फ 10 मीटर है, इसको 100 मीटर कर देते हैं। अल्दो होती नहीं है, इतनी रिकमेंडेड नहीं होती, लेकिन सिर्फ सीखने के नहीं है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस करने नहीं आए, हम इसको देख लेते हैं। अभी भी देखें 0.049 किलो एम्पियर। तो आप इसमें क्या सीख पा रहे हैं इस शॉर्ट सर्किट एनालिसिस के बाद कि ये हो क्या रहा है। मैं तो आमतौर पे इसके अंदर आगे चला जाता हूं, आप ये बताएं हो क्या रहा है ये। देखिए, अब वो आपकी बात सही है, लेकिन एज एन कंसल्टेंट आप समझेंगे ना इस बात को। एसी में कभी ऐसा नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी एसी के अंदर। डीसी में जब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है, डीसी के अंदर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। जहां पर भी फॉल्ट आए ब्रेकर को इंस्टेंटेनियसली ट्रिप करना है। ब्रेकर को ऐसा नहीं होगा कि मैं नीचे वाले ब्रेकर को बोलूंगा भाई तुम 0.1 सेकंड के बाद ट्रिप होना, ऊपर वाले ब्रेकर को बोलूं तुम 0.2 सेकंड के बाद ट्रिप होना ना। नीचे वाला अगर 0.1 में ट्रिप हो रहा है तो ऊपर वाला भी 0.1 में ट्रिप हो, क्योंकि यहां पर हर जगह पर शॉर्ट सर्किट लेवल सेम है। जब शॉर्ट सर्किट लेवल सेम होता है तो देयर विल बी नो कोऑर्डिनेशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। समझ में आई बात। देखिए वो चीजें तो अभी हम ब्रेकर साइजिंग के बाद अभी वो डिस्कस करेंगे। अभी हमें ये देखना था हमने डीसी शॉर्ट सर्किट से क्या चीज समझी। हमने ये चीज समझी कि अगर कोई हमें ये बोले कि यार डीसी शॉर्ट सर्किट कोऑर्डिनेशन करवानी है तो हमें उसे समझाना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और रेकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे हर एक बसबार पे एक शॉर्ट सर्किट लेवल होता है, और अगर तुम इस तरह करवाओगे तो तुम्हारे सिस्टम में नुकसान होगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर शॉर्ट सर्किट आएगा 0.049 का, वो अगर ये 0.1 सेकंड में ट्रिप करा रहे हो और वो ऊपर 0.2 सेकंड में ट्रिप करा रहे हो सकता है ये 0.1 सेकंड से गुजर जाए यहाँ से, यानी वो 0.05 सेकंड में यहां से निकल के ऊपर चला जाए और वहां तक पहुंचते हुए 0.1 सेकंड हो, और वो ब्रेकर उस वक्त तैयार ही ना हो उसे ट्रिप करने के लिए, क्योंकि उस ब्रेकर में आपने टाइमिंग दी है कि भाई तुम्हें 0.2 सेकंड तक ठहरना है। और नतीजा क्या होगा, वो आखिर में शॉर्ट सर्किट फ्लो करके आपके पैनल में चला जाएगा। पैनल में जाएंगे तो अगर आप पैनल को गौर से देखें, पैनल के अंदर
शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या है आपकी, अगर नॉर्मल करंट रेटिंग देखेंगे 1.54 एम्पियर, शॉर्ट सर्किट सिर्फ 1.69 एम्पियर है। पैनल इतनी देर में उस शॉर्ट सर्किट करंट को जैसे ही अपने अंदर आया, पैनल फौरन डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ये अक्सर प्लांट्स के ऊपर मैंने ये देखी है बात, फिर मैंने उन्हें सिमुलेट करके दिखाया तो उन्हें पता चली ये बात कि कोऑर्डिनेशन नहीं करनी चाहिए थी उनको। फिर मैंने रीअलाइन करवाई सारी ब्रेकर की कोऑर्डिनेशन को। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अलाउड इन डीसी प्लांट्स। अच्छा जी, अब हमें ब्रेकर्स, हाँ जी, हाँ फ्यूज लेते होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और पैनल को आप खोलेंगे ना, पैनल का जो कंट्रोल होता है उसको खोलेंगे ना, उसके अंदर भी फ्यूजेस या ब्रेकर लगे हुए होते हैं, एमसीसी भी लगे हुए होंगे। अब फ्यूज क्या होता है, फ्यूज के अंदर भी कोई टाइम कोऑर्डिनेशन नहीं होती है। एक फ्यूज से दूसरा फ्यूज अगर एक ही मेक का लेंगे, लेट सपोज 50-50 एम्पेयर के दो फ्यूजेस ले लिए, तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोनों एक साथ ट्रिप होंगे। अब मैं इसके अंदर ब्रेकर साइजिंग करने जा रहा हूं। मेरे क्लाइंट ने मुझे इस हिस्से का ब्रेकर साइजिंग का बोला है। ये करने के बाद मैं डीसी आर्क फ्लैश करूंगा, फिर आखिर में आप ये तीनों प्रैक्टिस एक साथ करेंगे, डीसी शॉर्ट सर्किट, डीसी ब्रेकर साइजिंग और डीसी आर्क फ्लैश। ये 3 मॉड्यूल एक साथ आप करेंगे। लेकिन आप करेंगे अपने, मैं आपको ये नेटवर्क भेज चुका हूं, आप ये नेटवर्क खोलेंगे और आप इस पूरे हिस्से पे करेंगे। मैं इस हिस्से पे कर रहा हूं। चलें जी, अभी मैं यहां से देखें ब्रेकर की लाइब्रेरी में जाता हूं। ये रहा मेरे पास ब्रेकर। मैं चाहे ब्रेकर ले लूं, मैं चाहे फ्यूज ले लूं, ले सकता हूं। लेकिन यहां पर एक मसला है, मैं आपको मसला आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर आप लोग मुझे बताएंगे सोल्यूशन। सही है ना। आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट हियर टू गिव यू द लेक्चर्स ऑन इंजीनियरिंग। आई सपोज दैट यू आर लर्नड इंजीनियर्स, यू हैव एक्सपीरियंस, जस्ट गिव मी बाय योर कॉमन सेंस। मैं किसी को यह भी नहीं बोल रहा हूं कि सही जवाब दे, क्योंकि यहां पे जवाब सही वो होगा जो मेरा एक्सपीरियंस होगा। तो उसका मतलब यह है मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है लिमिटेड हो। ओके ना। फॉर दैट रीजन आई वॉन्ट यू टू आंसर। आई एम जस्ट पुटिंग वन ब्रेकर हियर, वन ब्रेकर हियर। मैंने अब सिर्फ इस बस बार पे ब्रेकर लगाया है। अब मुझे बताइए क्या ये अप्रोच सही है? ब्रेकर बस बार के दोनों तरफ होना चाहिए या सिर्फ एक तरफ भी हो तो काफी है, काम चल जाता है? हाँ जी अब्बास। हाँ, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं यहां पे भी ब्रेकर लगाना चाहता हूं, ये ले मैं यहां पे भी ब्रेकर लगा रहा हूं, ये 100 मीटर का केबल है और मैं यहां पे भी ब्रेकर लगा रहा हूं, क्या ये सही है अप्रोच? और फिर मैं इस बस बार के दूसरी तरफ भी ब्रेकर लगा रहा हूं, क्या ये अप्रोच सही है या गलत है अप्रोच? अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाहता हूं, हम कॉमन सेंस से कॉमन डिस्कशन कर रहे हैं। आपके घरों के अंदर डीबी के अंदर ब्रेकर लगा होता है या आपके टीवी के नीचे भी ब्रेकर लगा हुआ है, प्लग के नीचे भी ब्रेकर लगा हुआ है, आप बाथरूम की लाइट के नीचे भी ब्रेकर लगाया हुआ है, आपने हर जगह ब्रेकर लगाया हुआ है, सिर्फ डीबी के अंदर ब्रेकर लगाया हुआ है अपने घर के अंदर? डीबी में लगाया, उस डीबी पे आप भरोसा करते हैं वो डीबी आपको सिक्योर कर लेगी बाहर से आने वाले हर फॉल्ट के अंदर। लेकिन अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उससे वो आपको सिक्योर करने में जरा सा टाइम लगाएगी, लेकिन सिक्योर कर लेगी। ये सब क्यों है ऐसा? क्योंकि आमतौर पे घरों की वायरिंग जो होती है, अगर आप स्क्वायर में देखेंगे ना, ऊपर से आमतौर पे आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे घरों के अंदर, आमतौर पे वायरिंग 10 से 40 मीटर के अंदर अंदर होती है स्क्वायरल के अंदर, यानी स्क्वायर में देखेंगे तो याद रखें, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। एज पर स्टैंडर्ड तो यही बात होती है, लेकिन याद रखें एज पर स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें अनइकोनॉमिकल हो जाती हैं, नॉन इकोनॉमिकल हो जाती है, नहीं रहती इकोनॉमिकल। तो याद रखें अगर आपका ये केबल 10 मीटर से ज्यादा लंबाई का है तो फिर आप इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं। अगर ये केबल 10 मीटर से ज्यादा लंबाई का नहीं है तो सिर्फ एक ब्रेकर की आउटगोइंग पे, इस बाहर वाले बस बार की आउटगोइंग पे ब्रेकर लगाएं और पैनल की इनकमिंग पे ब्रेकर लगाएं। केबल पे ब्रेकर लगाने की जरूरत नहीं है।
सही कह रहे हैं आप, आपका कॉन्सेप्ट सही है। बस हम ये बता रहे हैं, याद रखें कि ना स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हर चीज़ जो है ना, अब जैसे स्टैंडर्ड ये कहता है 750 kVA का जो भी बड़ा ट्रांसफार्मर है उस पर डिफरेंशियल रिले लगे, लेकिन हमारे जैसे कंट्रीज में, हमारा जो एशियन रीजन है, इधर ये अफोर्डेबल नहीं है। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारे रिसर्चर वर्क करते हैं। कौन वर्क करता है? हमारे पास रिसर्चर्स आते हैं, गोलाकार्ड होता है, ये दूसरे रिसर्चर्स हैं। उन्होंने बोला अगर तुम इवन 5 MVA के ऊपर डिफरेंशियल लगाओ फिर भी चलेगा मामला, अल्दो एज पर स्टैंडर्ड इट इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन हम क्या करें, हम अपने कंट्री के अंदर इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, हम अपने सिस्टम के अंदर इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर इस तरह की एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। रिटन इज समथिंग एल्स एंड प्रैक्टिकल इज समथिंग एल्स। तो ये बातें एज एन कंसल्टेंट आपको इस याद रखनी चाहिए। अगर हो सकता है, अगर हम कोई चीज आउट ऑफ स्टैंडर्ड करते हैं तो हम वायलेट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए। आपकी एक बहुत मशहूर किताब है पावर सिस्टम एनालिसिस की, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, पता नहीं क्या नाम था, वो आजकल बहुत हर कोई इंजीनियर, ग्लोवर की किताब है, उसके अंदर ये रेफरेंस मौजूद है। 1 MVA से ऊपर ट्रांसफार्मर पे लगाओ। तो अब मेरा रेफरेंस क्या होगा, अगर कोई मुझे स्टैंडर्ड भेजेगा ना, मैं उसको अगेंस्ट में ये चीज भेजूंगा कि एक रिसर्चर ने एज पर इकोनॉमिकल, उसने लिखा हुआ इकोनॉमिकल बाइंडिंग्स की वजह से ये चीज मुझे परमिट की है। लेकिन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड जा रहे हैं, इट्स ओके, मैं आपका 750 kVA का ट्रांसफार्मर इतने पैसों का है, इसके ऊपर मैं $1000 की 2 डिफरेंशियल रिले लगा देता हूँ, या 2 सीटियों का खर्चा और 1 डिफरेंशियल रिले लगा देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई तुम्हारा पैनल इतने इतने का है, मैं तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे चारों तरफ ब्रेकर लगा देता हूँ, हालांकि तुम्हारा केबल 10 मीटर से छोटा है, इसके अंदर जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम बोलते हो तो मैं लगा देता हूँ। क्लियर है ये बात? अब मैं डीसी ब्रेकर सिलेक्शन कर रहा हूं, उससे पहले मैं बस कंफर्म करना चाहता हूं आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हाँ हाँ, देखिए मैं यहाँ पर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जिस तरह डिजाइनिंग करता हूँ, और अल्लाह शुक्र है मैं जब भी कोई डिजाइन करके देता हूँ उसके नीचे मैं लिखता हूँ कि ये चीज होगी, तो मैंने उसके अंदर हमेशा ये पाया है। मैं दूसरों की तरह आके ना किसी भी प्रोजेक्ट क्लाइंट के पास आके ये नहीं बोलता कि ना ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। मैं हर चीज के अंदर मेरी आदत है, और मैं यही चाहता हूं आप लोगों के अंदर भी आदत हो, जब आप कोई चीज क्लेम करें ना उसे प्रूव करें, वरना आप उसको क्लेम ना करें। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस थिंग एंड दे आर सक्सेसफुल। व्हाई? बिकॉज अदर पर्सन जो है ना वो बात सुनना चाहता है, हम हमेशा वो चीज दिखाते हैं जो एक्चुअल होती है। फॉर दैट रीजन अब मैं ब्रेकर पे जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा। अब इस ब्रेकर के अंदर याद रखें, ब्रेकर 2 किस्म के होते हैं, आप सब लोगों को याद होना चाहिए, ब्रेकर 2 किस्म के होते हैं। एक ब्रेकर वो होता है जिसमें ट्रिप यूनिट होता है, एक ब्रेकर वो होता है जिसमें ट्रिप यूनिट नहीं होता है। ट्रिप यूनिट वाले ब्रेकर जो होते हैं ना वो कर्व को फॉलो करते हैं, वही तरीकेकार है कर्व के अंदर, इतना करंट होगा तो इतने टाइम में ट्रिप होगा, इतना करंट होगा तो इतने टाइम में ट्रिप होगा। और जिन ब्रेकर में ट्रिप यूनिट नहीं होता, वो 300 एम्पियर का ब्रेकर लगा दिया ना तो चाहे 200 एम्पियर आ जाए वो ट्रिप नहीं होगा, वो 300 एम्पियर पे ही ट्रिप होगा। होना तो ऐसा ही चाहिए ना, आप सब लोग इस बात पे अग्री हैं, होना ऐसे ही चाहिए। लेकिन मैं अब आपको एक सिनारियो बताता हूं, वो है सिनारियो आपकी जान से रिलेटेड। अब मैं आपको सिनारियो हल्के हल्के साइजिंग करने के बाद बताऊंगा। मैंने यहाँ पे रेटिंग ली, और अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसा ब्रेकर ले रहा हूं जिसका ट्रिप यूनिट नहीं है, जिसका ट्रिप यूनिट नहीं है। तो मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा, मैं यहां पर जाके एबीबी का ये ब्रेकर चुन लेता हूं। अब ये देखें, अगर हाँ नहीं, देखें ट्रिप यूनिट ना होने का मकसद ये होता है कि वहां पे ट्रिपिंग जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, वो टाइम को फॉलो नहीं कर रही है। 300 एम्पियर पे भी वो अगर 1 सेकंड में ट्रिप हो रहा है ना, तो 3000 एम्पियर पे भी वो 1 सेकंड में ट्रिप होगा, 10,000 एम्पियर पे भी 1 सेकंड में ट्रिप होगा, 40,000 एम्पियर पे भी 1 सेकंड में ट्रिप होगा। तो उसके अंदर कोई टाइम नहीं होता। और ट्रिप यूनिट जिनके अंदर होते हैं ना, उनके अंदर कर्व बनता है कि अगर वो बोलते हैं 300 एम्पियर आएगा तो 1 सेकंड में ट्रिप होगा, 500 एम्पियर आएगा तो 0.7 सेकंड में ट्रिप होगा, 1000 एम्पियर आएगा तो 0.3 सेकंड में ट्रिप होगा, 2000 एम्पियर आएगा तो 0.1 सेकंड में ट्रिप होगा। वो इनवर्सली रिलेटेड चल रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम।
बिल्कुल थर्मल ओवरलोडिंग रिले जिस तरह से होती है उसी तरीके से वो फंक्शन कर रहे होते हैं। जिस तरीके से ओवर करंट टीसीसी रिले होती है, टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व रिले होती है, उसी तरीके से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये तमाम ब्रेकर रिकमेंडेड किसके ऊपर हैं? 1 kV से छोटे नेटवर्क के ऊपर। 1 kV से बड़े नेटवर्क के ऊपर रिले रिकमेंडेड होती है। तो यहां पर मेरे पास ये पोल है, मुझे मिनिमम पोल कितने चाहिए डीसी के अंदर? 2, एक प्लस का एक माइनस का। मुझे 3 पोल 4 पोल इस तरह के नहीं चाहिए होते, ये क्योंकि फेजेस तो है नहीं यहां पर। लेकिन अगर मैं तीसरा पोल ले भी रहा हूं तो वो जो तीसरा पोल होता है वो मेरा अल्टरनेटिव होता है, ग्राउंड पाथ भी बन सकता है, उसको मैं स्पेयर के तौर पे भी यूज कर सकता हूं, जिस तरीके से चाहूं यूज कर सकता हूं मैं। तो मैंने ये 250 वोल्ट का सबसे पहला वाला ले लिया, जिसकी साइज जो है वो 20 एम्पियर है। याद रखें साइज जो होती है ना वो करंट की इनिशियल लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पे इंजीनियर सेटल कर रहा होता है कि भाई मेरे पास 22 एम्पियर थोड़ी है, मेरे पास तो 44.5 एम्पियर आ रहा है रेटेड करंट, तो यहां पर वो सेटिंग में रखता है 45 एम्पियर। अब अगर ब्रेकर के अंदर ऑप्शन नहीं है पिकअप को कम या ज्यादा करने का, तो यहां पर वो 20 के साइज का ब्रेकर लेगा ही नहीं, वो यहां पर लेगा या तो 50 के साइज का ब्रेकर या 40 के साइज का ब्रेकर या 45 की साइज का ब्रेकर, वो ये ब्रेकर लेगा ही नहीं। हमारे पास अक्सर ये मामला होता है जब हमारे पास काम आता है तो पहले से ही सिस्टम में गलत ब्रेकर लगे हुए होते हैं, रिलेज गलत लगी हुई होती हैं। अब हम उन्हें क्या बोले कि यार तुम इस तरह से कर लो उस तरह से कर लो, यानी उन्हें इजाफी खर्चा नहीं बताते। अब लेट सपोज इस सिस्टम में 50 की ब्रेकर लगा हुआ साइज का, तो हम क्या करते हैं रेटेड करंट में जाके वैल्यू को कम कर देते हैं। हम उसे ये नहीं बोलते ब्रेकर को निकाल के फेंक दो, क्योंकि इनिशियली तौर पर डिजाइनिंग के ऊपर है ना बहुत सारी गलतियां होती हैं। क्योंकि आमतौर पर डिजाइनर को अपॉइंट करते हुए लोग क्या देखते हैं, नाम देखते हैं, नाम देखने बजाय उनका काम देखना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है नहीं, मैं 20 का ही ले रहा हूं और यहां पे मैं 45 एम्पियर रेटिंग रख रहा हूं इसकी, लेकिन वोल्टेज मेरा है इसके ऊपर मेरे ख्याल से इसके ऊपर 65 वोल्ट है। तो अब यहां पर मेरे पास सबसे मिनिमम 110 दिया हुआ है, अगर मेरे पास ऑप्शन मौजूद होगा तो इसको 65 कर दूंगा, एल्स मैं इसको 110 रखूंगा। मैक्सिमम वोल्टेज 250 भी सही है। अच्छा, ये अल्टीमेट ब्रेकिंग और सर्विस ब्रेकिंग ये दोनों किलो एम्पियर में दी हुई होती हैं। सर्विस ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, ये उस वक्त की ब्रेकिंग है जब ब्रेकर जो है एक तरह से कहा जाएगा ये इसकी ब्रेकर की रेंज है, ये ब्रेकर ट्रिपिंग देना शुरू होगा 46 एम्पियर से, अगर 45 इसका रेटेड करंट है तो, और ये ट्रिपिंग देगा 50 किलो एम्पियर तक सर्विस ब्रेकिंग। उसके बाद ये ब्रेकर बेकार हो जाएगा। आखिर में क्या है, अल्टीमेट ब्रेकिंग। अल्टीमेट ब्रेकिंग के बाद क्या है, ये ब्रेकर बेकार हो जाएगा लेकिन डैमेज भी हो जाएगा। अगर 100,000 एम्पियर इसके ऊपर आ जाता है ये ब्रेकर फ्यूज की तरह उड़ जाएगा, वहां पर ये बाईपास करेगा करंट को 50 एम्पियर से ज्यादा, 50 किलो एम्पियर से ज्यादा, लेकिन 100 किलो एम्पियर से ज्यादा करंट आता है तो ये बेकार और डैमेज हो जाएगा। आमतौर पे अक्सर ब्रेकर की अल्टीमेट ब्रेकिंग और सर्विस ब्रेकिंग एक ही दी हुई होती है। ऐसे ब्रेकर जिनकी अल्टीमेट ब्रेकिंग और सर्विस ब्रेकिंग एक ही दी हुई होती है वो चीप होते हैं एज कम्पेयर टू उन ब्रेकर्स के जिनकी अल्टीमेट ब्रेकिंग ज्यादा और सर्विस ब्रेकिंग कम दी हुई होती है। तो यहां पर मेरे पास ब्रेकर साइज कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने यहां देखेंगे अब ट्रिप डिवाइस कोई भी नहीं ली है। यहां पे कोई ट्रिपिंग टाइम नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ब्रेकर में कोई ट्रिपिंग टाइम नहीं दिया हुआ है, ट्रिपिंग टाइम नहीं दिया हुआ है। अब मैंने पहले ही बताया था जो ब्रेकर मैं नीचे लगाऊंगा वही ब्रेकर मैं ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे कोऑर्डिनेशन करने वाला हूं नहीं। तो यहां पर देखें एक कॉपी का बटन है, मैंने एक कॉपी करा, ओके हो गया। अब यही ब्रेकर की डेटा को ले जाके मैं ऊपर पेस्ट कर दूंगा। यहां ब्रेकर को डिजाइन किया मैंने, अब यहां पर जाऊंगा डीसी ब्रेकर नंबर 2 और यहां पेस्ट कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा डेटा वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि तमाम जगहों पे लोड फ्लो भी सेम है और तमाम जगहों पर शॉर्ट सर्किट भी सेम है। इसी तरीके से ऊपर जाऊंगा और इसी ब्रेकर के साथ ये भी कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ये उस वक्त है जब सेम हो, उस वक्त है जब सेम हो। अब मेरे पास चारों ब्रेकर तैयार है। इन ब्रेकर्स के अंदर 45 एम्पियर पे ट्रिपिंग आएगी, इन ब्रेकर के ऊपर 49 एम्पियर पे जो शॉर्ट सर्किट है मेरा 45 से 49 एम्पियर तक के अंदर ये आराम से ट्रिप करेंगे, असूल ये कहता है। अब देखते हैं कि होता क्या है, क्या ये ब्रेकर मैंने सही लगाए। इन तमाम ब्रेकर पे मैंने अलाउ किया है 45 एम्पियर करंट, इन तमाम ब्रेकर पे मैंने अलाउ किया है अप टू 49 एम्पियर तक की ट्रिपिंग भी अलाउड हो जाएगी मुझे 45 के बाद जितने भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे कहीं पे भी ट्रिप यूनिट नहीं लगाया है। अब मैं आपको बताता हूं हो रहा क्या है। अब मैं यहाँ गया, सबसे पहले लोड फ्लो कराएंगे। जब भी कोई इक्विपमेंट आप डिजाइन करेंगे उसकी सबसे पहले लोड फ्लो कराएंगे। अगर ये ब्रेकर सही नहीं हुए तो ये ब्रेकर रेड हो जाएंगे, ये सारे रेड हो जाएंगे।
मैंने लोड फ्लो कराया, ये रेड नहीं हुए, इसका मतलब ये ब्रेकर सही है मेरे मुताबिक। 44.5 एम्पियर का गुजर रहा है करंट। अब एक काम करता हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ ना रेड हो जाएंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, इस ऊपर वाले ब्रेकर का ना रेटेड करंट वही रख देता हूँ 25 एम्पियर जिसका लिया था मैंने, बल्कि 20 एम्पियर। देखता हूँ रेड होंगे या नहीं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ, ये मेरी लाइट चली गई। हाँ मेरी लाइट चली गई है असल में। मैं इसे, हाँ मेरा अल्लाह शुक्र मोबाइल कनेक्ट है। आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही 25 एम्पियर करा इसको तो ये रेड हो गया, सही है ना। अब मैंने जैसे आपको बताना ये है कि हमेशा याद रखें कि इस तरह से ब्रेकर सिलेक्शन करनी है। ये ब्रेकर साइजिंग होगी, लेकिन अभी भी ब्रेकर साइजिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अगर कोई आपको ये दिखा के बोले भाई ब्रेकर साइज लगा दिए, देखो भाई मैंने कर दिया होगा काम, अभी भी वो गलत बोल रहा है आपको। अब आगे क्या करना है? अब पहले तो सबसे पहले मैं इस ब्रेकर को दोबारा उसी हालत में लेके आऊंगा 45 एम्पियर, और दोबारा मैं आपको इसका लोड फ्लो करा के दिखाता हूं क्या ये ब्रेकर सही है या गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे कोई ब्रेकर रेड नहीं हुआ है, ओवरलोडेड नहीं हुआ है, मेरा ब्रेकर बिल्कुल ओके। लेकिन ब्रेकर का काम सिर्फ शॉर्ट सर्किट करंट देखना नहीं होता, ब्रेकर का काम जो होता है डीसी सर्किट के अंदर आर्क फ्लैश देखना भी होता है। याद रखें, आर्क फ्लैश के बाद आप क्या चीज डिजाइन कर रहे होते हैं? आर्क फ्लैश के बाद आप डिजाइन कर रहे होते हैं उस ब्रेकर की बॉडी को, उस ब्रेकर की बॉडी को। क्योंकि हमेशा याद रखें आर्क फ्लैश कहीं ऐसी जगह पे नहीं होगा, बस बार पे नहीं होता आर्क फ्लैश। आर्क फ्लैश रिलेटेड है स्विचिंग से। जब आप किसी इक्विपमेंट को स्विच करते हैं तो उसके अंदर आर्क फ्लैश होता है। आपने जो YouTube पे वीडियोस देखी हुई आर्क फ्लैश की, जिसके अंदर एक बंदा दिखाते हैं सऊदी इलेक्ट्रिक का, वो दरवाजा खोलता है और धमाका होता है और वो जल जाता है, ये वीडियोस हैं 2000 से पहले की। आप खुद सोचें, अब ये आर्क फ्लैश की ऐसी वीडियोस क्यों नहीं आती हैं? इस वजह से नहीं होती हैं कि उसके बाद आर्क फ्लैश को बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। आर्क फ्लैश की बाकायदा स्टडीज होना शुरू हो गई, फाइनलाइज स्टडीज हो गई, हर चीज में इसको डिजाइन करना शुरू हो गया। आज आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए आर्क फ्लैश का टेस्ट किस तरह से होता है। अगर मैं एक ब्रेकर का टेस्ट करता हूं ना आर्क फ्लैश का, तो उसका दरवाजा या उसका जो डोर होता है थोड़ा सा खोला जाता है, उसके बाद टिश्यू पेपर रखा जाता है, फिर आर्क फ्लैश असेंबली को ऑन करके उसके बाद टेस्ट किया जाता है। अगर उसके धमाके से टिश्यू पेपर में थोड़ा सा दाग भी आ जाए तो पूरा ब्रेकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस ब्रेकर की बॉडी को, जिसको हम आमतौर पे सोचते हैं यार इतनी बड़ी बड़ी बॉडियां बनाई हुई है, क्यों बनाई हुई? इस बॉडी का काम एक है, अंदर होने वाले धमाके को अंदर ही रखना, बाहर नहीं आने देना। हमेशा याद रखें, अगर कोई भी आपसे आर्क फ्लैश की बात करेगा तो वो दूसरा सवाल ही करेगा आपका वर्किंग डिस्टेंस क्या है। और ये कौन सवाल करेगा? ये सवाल करेगा मैन्युफैक्चरर। हमेशा याद रखें, वर्किंग डिस्टेंस से मुराद होता है आपकी उंगली जो बटन दबा रही है, जो बटन प्रेस करी है ब्रेकर से, उसका फासला ब्रेकर के अंदर लगी हुई बस बार तक का, ये आपका वर्किंग डिस्टेंस। अगर मैं कहीं वर्किंग डिस्टेंस बढ़ाने का कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूं इंक्लोजर बड़ा कर दो, जिस ब्रेकर का इंक्लोजर है उसे बड़ा कर दो। ये रेकमेंडेड नहीं होता है। आप इंक्लोजर को अच्छी तरीके से स्टडी करा के अच्छा बनाएं, बेहतरीन बनाएं, और वो कब हो सकता है? जब आप आर्क फ्लैश स्टडी करेंगे। आपके सिस्टम में कई ऐसी चीजें लगी हुई होती है, खुदा ना खासा आप उसे ऑपरेट करें, आपको ये तक नहीं मालूम अगर धमाका होगा तो क्या वो इंक्लोजर आपको सेव कर सकता है या नहीं कर सकता है। आपको याद होना चाहिए, यूनिवर्सली पूरी दुनिया में एक ब्रेकर से ह्यूमन बॉडी का डिस्टेंस मिनिमम 8 फीट होता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ लोग आज तक है ना वो ब्रेकर को हैंडल से ऑन कर रहे हैं, हैंडल से ऑफ कर रहे होते हैं, उसमें इतना खतरा है। और अक्सर लोग बोलते हैं यार अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो याद रखें, एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता जो साल में एक दफा होता है या महीने में एक दफा होता है, हफ्ते में एक दफा होता है। एक्सीडेंट सिर्फ एक दफा होता है। इट इज जस्ट लाइक आर्मी पीपल, दे ऑलवेज प्रैक्टिस होल ईयर टू फाइट ऑन सिंगल डे। वो बिल्कुल एक दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये आपकी स्टडी जो है ना, वो आपको एक दिन से बचाती है, जो एक दिन आपकी जॉब का पहला दिन भी हो सकता है और आखिरी दिन भी हो सकता है। चाहे आप रिटायरमेंट से एक दिन पहले, अगर वो भी हो सकता है वो, और पहले दिन भी हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पर वो आर्क फ्लैश स्टडी करके दिखाऊंगा। मैंने क्या बोला था कि आर्क फ्लैश जो होता है वो शॉर्ट सर्किट करंट से कम होता है। ये ब्रेकर साइजिंग में सेव कर दूं पहले, इसको मुझे दोबारा सेव करना है क्योंकि अभी मैंने ब्रेकर साइजिंग विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट सर्किट बताई। ओपन यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, इसके अंदर एनिमेशन नहीं है। ई टाइप के अंदर ब्रेकर डीसी ब्रेकर की
इसमें सिर्फ एसी के एनिमेशन है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा और वो आपको सीखना है। मैं आपको बताऊंगा। अभी देखें, अभी ये ब्रेकर जो है ना एसी लोड फ्लो में बिल्कुल सही चले। अगर वो जो ओपनिंग है थी ना, अगर आपको आप बोले ओपनिंग क्या होती है इसके अंदर, तो देखें ओपनिंग ये थी। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ब्रेकर जब मैं 25 का कर रहा था तो ये जो रेड हुआ था ना, इसका मतलब ये ब्रेकर ऑपरेट हो गया। ये है नॉर्मल लोड फ्लो के मुताबिक ये ब्रेकर फेल हो गया। ये 25 एम्पियर पे ऑपरेट हो गया, रेड हो गया। समझे ना मेरी बात आप। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके हाँ, अब ये ब्रेकर 20 नंबर का है। ये याद रखें, ब्रेकर में प्लग्स होते हैं। ब्रेकर के अंदर भी ऑप्शन होता है, आप उसका करंट बढ़ा सकते हैं। ये इसका बेस साइज है 25 नंबर। आगे मैं इसके अंदर आपको जब ट्रिप यूनिट लगाऊंगा ना, तो उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। आप चाहें अगर, लेकिन आमतौर पे अभी तक आप लोगों ने वो ट्रेडिशनल ब्रेकर देखे हैं, ट्रेडिशनल ब्रेकर के मुताबिक आप इसको 45 का ही लीजिएगा लाइब्रेरी में से निकाल के। आपकी बात सही है, लेकिन याद रखें ब्रेकर के अंदर ऑप्शन मौजूद होता है। अगर 25 का ब्रेकर है उसे आप 50 का यूज कर सकते हैं। 50 एम्पियर तक का उसका प्लग रख के उसको 50 एम्पियर तक में यूज कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं इसकी शॉर्ट सर्किट की तरफ। क्या शॉर्ट सर्किट के लिहाज से ये सही है नहीं? मैं इसका शॉर्ट सर्किट करता हूं। अब आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट के लिहाज से ये बिल्कुल सही है। इसने 49 एम्पियर तक के ब्रेकर के ऊपर इसने बोला बिल्कुल सही है, मैं इसके ऊपर ऑपरेट करूंगा, क्योंकि मेरा ब्रेकर 45 से हर एक करंट के ऊपर ऑपरेट करेगा। अगर यहां पर भी कोई गलती होती तो वो रेड हो जाता। आखिरी चीज है, अब मैं यहां पे मैं जानबूझ के शॉर्ट सर्किट पे लेके आया हूं बताने के लिए कि मैंने एक क्लेम किया था आपके सामने कि इसका आर फ्लैश जो होगा वो शॉर्ट सर्किट से कम होता है। तो आप नोट कर लें, यहाँ पे 49 एम्पियर है डीसी शॉर्ट सर्किट। अब मैं आर फ्लैश करता हूं। याद रखें, जब आप आर फ्लैश पे जाते हैं, ये है डीसी आर फ्लैश। हमेशा याद रखें इसके अंदर पीपीई को अप्रूव करना होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अप्रूव करने होते हैं आपको। इधर से एक और अपने ना गलत फहमी को आप दूर कर लें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आप पहनते हैं दैट इज लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट इज नॉट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और याद रखें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हर जगह के इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं, अगर आप वो पहन के काम करेंगे तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे। कई जगहों पर ये प्रॉब्लम होती है। अक्सर लाइनमैन जो होते हैं वो आपको शिकायत करते हुए मिलेंगे, यार मेरा ग्लव्स ऐसा है, मैं तो सही तरह से केबल नहीं पकड़ पा रहा, जंपर नहीं पकड़ पा रहा। या अक्सर लोग बोलते हैं यार मैं ट्रांसफार्मर की वो बक्कल रिले उठाने को बोला, इतना बड़ा तो ग्लव्स दे दिया मुझे, या मेरे जूते मुझे इतने हैवी दे दिए हैं, या मेरी जो मुझे वो जो आर फ्लैश सूट पहनाया वो इतना हैवी है, मुझे कुछ दिख रहा ही नहीं है, सिर्फ एक विंडो दिख रही है। तो उसको सोचना चाहिए, वो जो विंडो दी है ना वो इसी वजह से दी है कि वो ये पूरा डैमेज का नाम है आर्क फ्लैश। आर्क से बचना है और फ्लैश से भी बचना है। ऐसे जो विंडो सिर्फ एक ही रखी गई है, क्योंकि धमाका जो होता है ना वो बॉम्ब की तरह होता है, उधर ऐसे यूं फव्वारे की तरह फैलता है वो। तो बनाया है डिजाइन फूड सूट इस तरह से किया गया, सिर्फ एक ही तरफ फोकस हो, आपका आगे पीछे का पता ही नहीं चले आपको क्या हुआ है, ताकि इंटेंसिटी ऑफ फ्लैश रिमेन लेस। अगेन अब मैं डीसी आर्क फ्लैश पे जाऊंगा तो यहां सबसे पहले आप प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट में जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप आर्क फ्लैश में जाएंगे और आर्क फ्लैश में जाने के बाद इंसिडेंट एनर्जी में जाएंगे। ये वो एनर्जी होती है जो आर्क फ्लैश के नतीजे में जो मोल्टन मेटल निकलता है वो आपके ऊपर आके जो गिरता है उसके अंदर से रिलीज होने वाली एनर्जी है। या सिंपल समझ लें, आर्क फ्लैश के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसे इंसिडेंट एनर्जी कहते हैं। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इनमें से किसी को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी एज पर IEEE, NFCA, NFC, NESC, जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, उन सब ने 18 साल की रिसर्च के बाद इनको आपके सामने रखा है। इसके अंदर ये बोलता है लेवल ए के अंदर जो इंसिडेंट एनर्जी है वो 0 से शुरू होती है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर आके गिरती है। लेवल बी की एनर्जी शुरू होती है 2.1 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और लेवल बी में खत्म होती है 4 के ऊपर। ये जरूरी होता है हर इंजीनियर को मालूम होना कि वो जिस ब्रेकर को ऑपरेट करने जा रहा है उसके अंदर से कितनी इंसिडेंट एनर्जी निकल सकती है और वो ब्रेकर क्या कैपेबल है उस इंसिडेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए या नहीं। आप जब किसी वेस्टर्न ग्रिड में जाएंगे या बाहर के ग्रिड स्टेशन में जाएंगे, वहां पे हर ग्रिड स्टेशन के अंदर, हर पावर प्लांट के अंदर, हर सब स्टेशन के अंदर एक आर्क फ्लैश लॉग बुक होती है।
और ब्रेकर्स के ऊपर वादे तौर पे लिखा होता है। हमारी तरह नहीं कि सब स्टेशन के बाहर 2 हड्डियां और एक ढांचा बना दिया कि खतरनाक है। खतरनाक तो है, लेकिन वो कितना खतरनाक है ये ऑपरेटर को मालूम होना ज़रूरी है। तो वहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पास इनोवेशन कर सकते हैं, अपने सिस्टम के अंदर ये चीज़ करके आप दे सकते हैं वहाँ उनको। ईटैब आपको एक प्रोविज़न देता है। जैसे ही ये सारे लेवल आपने देखे, इनके ऊपर आपको पीपी अप्रूव करनी पड़ेगी। जैसे ही आप अप्रूव पीपी करेंगे, आपके पास एक विंडो आएगी। इस विंडो में पीपी रिक्वायरमेंट हैव बीन अप्रूव के ऊपर टिक कीजिएगा। जैसे ही टिक करेंगे ये सारे फ्रीज हो जाएंगे। इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आप जाके यहाँ पे आर फ्लैश करें। आपका शॉर्ट सर्किट आया था। अच्छा, आर फ्लैश करने से पहले आप स्टडी बनाएंगे। मैं बार बार भूल जाता हूँ, मुझे याद दिलाया करें। आर फ्लैश में स्टडी बनेगी। इस आर फ्लैश की स्टडी का नाम हमने रख दिया है DSC1। यहाँ पे तमाम बस बार को आप फॉल्ट में डाल देंगे। आर फ्लैश के बहुत सारे मेथड है। ये 3 मेथड डीसी के अंदर दिए हुए आने वाले, हो सकता है किसी वर्जन में ये कम हो जाए। ये तमाम मेथड एक्सेप्टेबल हैं, एप्लीकेबल हैं, आप रख सकते हैं इसके अंदर। इसको ओके कर दें। देखेंगे जैसे ही ओके करेंगे ये दोनों रेड हो जाएंगी। आप यहाँ पर डिस्प्ले में जाएं और बताएं आप देखना क्या क्या चाहते हैं। क्या आप आर फ्लैश का एनर्जी लेवल देखना चाहते हैं? टिक करें। आर फ्लैश की बाउंड्री देखना चाहते हैं? टिक करें। आर फ्लैश की इंसिडेंट एनर्जी देखना चाहते हैं? टिक करें। फॉल्ट क्लियरेंस टाइम, क्या ये ब्रेकर काम में है आर फ्लैश के? अगर हाँ तो क्लिक करें। अब मैंने इन सब तमाम ब्रेकर में बगैर ट्रिपिंग यूनिट के आर फ्लैश लगाना चाह रहा हूं मैं। ये मैंने करा। जैसे ही मैंने ये बटन दबाया है ओके। अगर वो मैं अप्रूव नहीं करता ना पीपी, तो यहाँ पे वार्निंग आती मेरे पास। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अभी मेरे पास वार्निंग नहीं आई, इटरेशन शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप खुद सीखें हुआ क्या है। आप पहले बताएं हुआ क्या है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आपके सामने मैंने सारा डेटा रखा हुआ है। हाँ जी बशीर साहब, क्या हुआ है? नहीं, डेटा आ गई है ना। डेटा क्या आई है वो डेटा देख के बताएं। इस डेटा में क्या चीज अजीब लग रही है आपको? देखें उसके देखें 2 चीजें लगनी चाहिए आपको। ये जो आर्क फ्लैश है ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट से कम नहीं है, ये लोड फ्लो से भी कम है। 25 एम्पियर, 25 एम्पियर। और दूसरी चीज वहां पे टीसीसी नॉट फाउंड। टीसीसी नॉट फाउंड का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि ये ब्रेकर स्टैटिक ब्रेकर है, ये इस आर्क फ्लैश को पकड़ ही नहीं सकता। खुदा न खास्ते यहाँ पे आर्क फ्लैश आया तो जो बंदे ने ऑपरेट किया है, अगर उसने इसके दरमियान आर्क फ्लैश हो गया, वो बंदे की डेफिनेटली कैजुअलिटी होगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसको हम डीसी आर्क फ्लैश के नाम से आपकी ये फाइल सेव कर देते हैं ताकि आप लोग इसको रेफरेंस बना लें। डीसी आर्क फ्लैश। हमें सिर्फ बटन नहीं सीखने ना, याद रखो। सॉफ्टवेयर के अंदर कभी बटन नहीं सीखते। सॉफ्टवेयर मेरे किस काम का है? एट द एंड ऑफ द डे अगर ये मेरे किसी काम का नहीं है तो ई टैब हो या पी टैब हो, मेरी बला से। अब मुझे क्या क्या मेरी थ्योरीज को प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा, वो जो मैंने पढ़ी है, वो जो मैंने एक्सपीरियंस की है, अगर वो प्रूव कर रहा है दैट्स मीन ये सॉफ्टवेयर मेरे काम का है। एल्स इट इज यूजलेस फॉर मी। नाउ मैंने अब क्या बोलना है? सचिन, मैंने लिया था 20 एम्पियर का ब्रेकर। यहां पर फ्लैश जो हो रहा है वो 25 एम्पियर का हो रहा है। अच्छा, जब यहां पे मैं लिख रहा हूं ना टीसीसी नॉट फाउंड, ये मुझे दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये ब्रेकर ट्रिपिंग ही कहां से शुरू कर रहा है? 46 एम्पियर से। और हो सकता है, एक और बात याद रखें, अक्सर टीसीसी नॉट फाउंड का मतलब एक और होता है। उसका मतलब क्या होता है? ट्रिप होगा लेकिन बहुत देर बाद होगा। इतनी देर बाद होगा जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिपिंग है उसको क्रॉस कर जाएगा। हो सकता है ये 500 सेकंड बाद ट्रिप हो, जब तक आपका अच्छी तरह से पैनल जल बुन गया होगा, इन्वर्टर जल गया होगा। अब यहां पर जो इन्वर्टर और पैनल है ना, उसको आपको सेव करना है। किस तरह से सेव करेंगे? तो अब आप यहां पर एक नए किस्म के ब्रेकर्स हैं जिनके अंदर टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक दी हुई होती है। वो चाहे ब्रेकर LSIG हो, LSI हो, DC ब्रेकर हो, कोई से भी ऐसे ब्रेकर जिनमें ट्रिप यूनिट होता हो, उनको यूज करें।
आप और एक चीज देखें कि इसके अंदर ना तो आपको आर फ्लैश बाउंड्री बताई उसने, ना इसने आपको इंसिडेंट एनर्जी बताई, सिंपल आपको इसने आर फ्लैश का करंट दे दिया और टीसीसी नॉट फाउंड। ये सब उस वक्त आएंगी जब आप ब्रेकर की सही सिलेक्शन करेंगे। ब्रेकर साइजिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अभी है ना अपना माइक ऑफ करते हैं, जब सवाल हो सिर्फ उस वक्त माइक ऑन करें, माइक ऑफ कर दें। अब देखें इस ब्रेकर के ऊपर डबल क्लिक किया मैंने, अब मैं रेटिंग में गया, अब मैं ऐसा ब्रेकर सिलेक्ट करूंगा जिसका ट्रिपिंग यूनिट होगा। देखें ट्रिपिंग यूनिट यहां पे बना हुआ आता है मॉडल के अंदर। अब जैसे एक ट्रिपिंग यूनिट ये आ रहा है, अभी आया था ना एलन ब्रेडली, हाँ एलन ब्रेडली का ये आ रहा है, लेकिन यहां पे साइज जो है ना 160 है। मेरे पास आर फ्लैश 25 एम्पियर का आ रहा है, तो मुझे कोशिश करनी है ऐसा साइज लूं जो 25 से कम हो। बाकी रेटेड करंट तो मैं इसका चेंज कर सकता हूं। ट्रिप यूनिट के जितने भी ब्रेकर होते हैं ट्रिप यूनिट वाले, उन सब में प्रोविजन मौजूद होती है। छोटे से डॉट बने हुए होते हैं उसके अंदर कॉर्नर में, 0 से 10 तक उसके अंदर रेटिंग लिखी हुई होती है, उसके मुताबिक आगे पीछे करते हैं उन डॉट्स को हम लोग। तो ये तो मेरे काम का नहीं है। कटलर हैमर देखता हूं मैं, कटलर हैमर में मेरे पास मॉडल नहीं है। जी पावर कंट्रोल में देखें मेरे पास मॉडल है और एक छोटे से साइज का 6 नंबर का ब्रेकर मिल रहा है मुझे, मैं और कर्व भी मिल रहा है। इनमें से कोई सा भी कर्व ले सकता हूं मैं, इसके अंदर से पहला ही कर्व ले लेता हूं सिर्फ समझाने के लिए। अब साइज चाहे कितना भी हो, मैं यहां पे रखता हूं भाई 45 एम्पियर कंटिन्यूस गुजरने देना। वोल्टेज मेरा 65 वोल्ट है, मैक्सिमम वोल्टेज चाहे 250 भी चला जाए मुझे कोई इशू नहीं है। अल्टीमेट ब्रेकिंग 20 एम्पियर, सर्विस ब्रेकिंग 20,000 एम्पियर भी ओके है मेरे लिए। मेरे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट ही 49 एम्पियर है, तो मैं इतनी ज़्यादा हाई भी मिल जाए तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। इसके बाद ट्रिप डिवाइस में जाऊंगा मैं। ट्रिप डिवाइस में मेरी थर्मल ट्रिपिंग भी फिक्स हो, मैग्नेटिक ट्रिपिंग भी फिक्स हो, मुझे कोई इशू नहीं है। अब मैं वापस यहाँ जाऊँगा, मैंने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन मुझे नहीं करनी है, मैं इसी ब्रेकर को कॉपी करके तमाम जगहों पर पेस्ट कर दूंगा। I copied it, now I am pasting it here, now I am pasting it here, now I am pasting it here। हो सकता है जो 6 नंबर का ब्रेकर लिया है मैंने गलत लिया, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो अब मुझे इसको चेक करना है। क्या पता 6 नंबर पे ये ट्रिपिंग ही गलत दे रहा हो, मुझे रेड हो जाए भी, लोड फ्लो करा के चेक कर लेते हैं क्या ये मेरे 45 एम्पियर के करंट को गुजरने देगा। आप देख सकते हैं ये रेड नहीं हुआ, साइज 6 नंबर है। ये कह रहा है किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन में अगर तुम्हारा करंट आर फ्लैश का 6 एम्पियर भी होता है तो मैं ट्रिपिंग दूंगा तुम्हें। अब इसकी ये कमिटमेंट है, तो चलो आओ चेक करते हैं इसको। मैं जाता हूँ इसको आर फ्लैश में। अब देखें यहाँ पे मैंने पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं सिंपल जाके आर फ्लैश का बटन दबा दूंगा। क्या मेरी सिलेक्शन सही है या गलत है वो मुझे अभी पता चल जाएगी। मेरी सिलेक्शन गालिबन सही होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरी सिलेक्शन सही है। मेरे पास इस बस बार का भी आर फ्लैश लेवल आ गया, लेवल 1 की आर फ्लैश होगा, बाउंड्री 0.277 मीटर होनी चाहिए, यानी इसका इंक्लोजर जो है कम से कम बस बार से जहां पे ये ब्रेकर लग रहा है 277 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए उसका बटन, जो बटन दबाया जाएगा। इंसिडेंट एनर्जी हर सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर 0.441 होगी। अगर मेरा वर्किंग डिस्टेंस 45.7 सेंटीमीटर है तो मेरा ये ब्रेकर इसको ट्रिप करा देगा 19.309 सेकंड में और नीचे वाला 19.312 सेकंड्स के अंदर। अब मैं आपसे पूछता हूं इसके अंदर कोई सवाल है तो मुझे बताएं, वरना मैं इसमें तजुर्बे करना शुरू करता हूं। देखिए मैंने ब्रेकर को ना 6 नंबर साइज का लिया क्योंकि ना मेरे पास आर्क फ्लैश करंट 25 एम्पियर का आ रहा था। इससे पहले मैंने ब्रेकर का ट्रिप यूनिट नहीं लगाया था। अब मैंने ब्रेकर का ट्रिप यूनिट वाला लिया, ऐसा ब्रेकर जिसके अंदर बाकायदा तौर पे एक कर्व भी मौजूद है। आप इस ब्रेकर का कर्व देख सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है स्टार व्यू। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस ब्रेकर का कर्व आ जाएगा आपके सामने। अब ये ब्रेकर इस कर्व को फॉलो कर रहा है। ये कर्व कह रहा है कि अगर एबनॉर्मल करंट रेटेड करंट से भी कम होगा, जो कि है क्योंकि मेरा रेटेड करंट क्या है 44.5 एम्पियर, और मैंने इजाजत दी अपने ब्रेकर को कि नॉर्मल हालात में तुम 45 एम्पियर तक का करंट गुजारो अपने अंदर से, लेकिन आर फ्लैश में ना 25 एम्पियर आ रहा है, तो मेरे पास प्रॉब्लम ये हो गई मेरे लोड फ्लो से भी कम है।
एबनॉर्मल करंट। तो उसके लिए मुझे ऐसा ब्रेकर सिलेक्ट करना है जिसका ट्रिप यूनिट हो और जिसकी रेटिंग जो है वो 25 एम्पियर या जिसका साइज जो है वो 25 एम्पियर से भी कम हो। तो वो ब्रेकर मैंने सिलेक्ट किए, कोऑर्डिनेशन कोई नहीं की मैंने, चारों जगह पे वो ब्रेकर मैंने सिलेक्ट किए। यहाँ गया मैं रेटिंग में और लाइब्रेरी में जाके मैंने जी पावर कंट्रोल का 6 नंबर का ब्रेकर सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर कोई सा भी कर्व ले सकता था, मैंने बी कर्व ले लिया। जब मैंने ये लिया, ये मेरे पास आ गया, मैंने इसकी रेटिंग रखी 45 एम्पियर, वोल्टेज मेरा 65 वोल्ट है, बस बार का ये मैंने रख दिया और इसका मैक्सिमम मैंने बोला यार ज़्यादा ज़्यादा 250 वोल्ट कर दो। अब अंधेरे में दिख रहा नहीं है असल में मुझे, जैसे मेरे पास नंबर गलत दब रहा है, एक सेकेंड। 250 वोल्ट, अल्टीमेट ब्रेकिंग 20 किलो एम्पियर, सर्विस ब्रेकिंग 20 किलो एम्पियर, ओके। ट्रिप डिवाइस में मेरे पास सारी फिक्स ट्रिपिंग है, फिक्स ट्रिपिंग थर्मल पे, मैग्नेट पे, मेरे को कोई इशू नहीं है। मैंने इसको ओके करा और यही ब्रेकर मैंने तमाम जगहों पे कॉपी कर दिया। सिंपल मैंने आर्क फ्लैश को प्रेस किया, जो एनर्जी मैंने डिफाइन की हुई थी, पीपी डिफाइन की हुई थी मैंने, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे सामने आ गई। अब सवाल आपका उठना ये चाहिए कि यार मैं पीपी तो तुमने अप्रूव कर दी, बताओ ये पहनूं का क्या? पीपी तो तुमने लेवल ए की बोल दी, अप्रूव कर दी, तो क्या पहले मैं एचएससी डिपार्टमेंट के पास जाऊँ, उनसे पूछूं लेवल ए की पीपी क्या होती है? नहीं, ई टैब इसके अंदर भी आपको गाइड करेगा। मैं वो बता रहा हूँ आपको, आप मुझे बस ये बताएं आपको यहाँ तक अब समझ में आया, मैंने रिपीट किया है। सचिन बताइए कोई और सवाल? हाँ अब देखिए, हाँ बोले बोले। हाँ ना 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 ना, अब देखें मैं बोल रहा था ना। हाँ 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 मैं देखें, अच्छा अब मैं बताता हूँ ना। इसके अंदर मैंने आपको आर्क फ्लैश की डेफिनेशन क्या बताई थी। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती आउट सिर्फ, इसके अंदर आपके पास दो और एनर्जी होती हैं। कन्वर्जन जो होती है, हीट एनर्जी भी होती है और फ्लैश एनर्जी भी होती है, सही है ना। आम हालात में जो 45 एम्पियर करंट गुजर रहा है उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट कम होगा, लेकिन जब आर्क फ्लैश होगा तो मैंने वहां क्या बताया था, वो एबनॉर्मल करंट है, लेकिन अगर वो 25 एम्पियर में हीटिंग इफेक्ट नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हीटिंग इफेक्ट हुआ क्योंकि वो आर्क फ्लैश है, तो ये ब्रेकर के अंदर हमने एक ट्रिपिंग दी हुई है, थर्मल ट्रिपिंग। थर्मल में क्या होता है, थर्मल कौन से थर्मल ब्रेकर या ओवरलोडिंग ब्रेकर कौन से लॉ को ओबे करते हैं? कैल्विन लॉ को। कैल्विन लॉ ये कहता है I²T, सही है ना। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम। हीट आ रही है और वो I²T, ये जो हीट है ना P = I²T, वो क्या कर रहा होता है, उस 25 एम्पियर में आने वाले करंट की हीट को ऑब्जर्व करता है, उस हीट के ऊपर वो फिक्स ट्रिपिंग दे देता है। ब्रेकर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट के साथ साथ, अगर हमने थर्मल उसका सेंसर ऑन कर रखा है तो उस करंट की हीट को भी सेंस कर रहा होगा। 45 एम्पियर में वो हीट नहीं आ रही होगी। 45 एम्पियर के अंदर अगर वो एनर्जी होगी तो वो एनर्जी हो सकता है 0.441 से बहुत कम हो, या आमतौर पे तो जीरो ही कंसीडर की जाती है। नॉर्मल करंट कंडक्टर के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू आर्क फ्लैश, वो जीरो ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन जैसे ही आर्क फ्लैश होता है वो नॉर्मल करंट से भी कम होता है, लेकिन डीसी के अंदर मैं बता रहा हूँ, एसी में ऐसा नहीं होगा कुछ भी। एसी में वो आर्क फ्लैश नॉर्मल लोड फ्लो से ज्यादा होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, लिख लें, मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको। लेकिन डीसी में वो रेटेड करंट से भी कम होगा, लेकिन करंट जब एबनॉर्मल हो जाएगा आर्क फ्लैश का, उसके साथ वो हीट भी इमिट करेगा और आपका ब्रेकर हीट एनर्जी से उसको एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी सेंस करेगा और ट्रिपिंग दे देगा आपको। वरना यही ब्रेकर 25 एम्पियर का नॉर्मल लोड चल रहा होगा, ट्रिपिंग नहीं देगा, क्योंकि वहां पर 25 एम्पियर के नॉर्मल लोड पे वो हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा आपके पास। क्लियर है ये बात? देखिए, आपने फिजिक्स के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बायमेटेलिक स्ट्रिप का। आम रिले में और थर्मल रिले में फर्क ये होता है, थर्मल रिले में बायमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई होती है, या आम ब्रेकर में और थर्मल ब्रेकर में फर्क ये होता है, आम ब्रेकर के अंदर कॉन्टेक्ट होते हैं, लेकिन थर्मल ब्रेकर्स के अंदर या थर्मल ओवरलोडिंग वाले ब्रेकर्स के अंदर या जहां भी ओवरलोडिंग होगी वहां पे बायमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई होती है।
करंट चाहे रेटेड करंट से भी कम हो जाए, लेकिन अगर वो करंट हीट जनरेट कर रहा है तो वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप अलग हो जाती है। यहां पर ये कॉन्सेप्ट होता है थर्मल का। क्लियर है ये जी? वो भी हो सकते हैं इसके अंदर से आप ब्रेकर सेलेक्ट करें, बहुत सारा मिल जाएंगे। मैंने कर बी सेलेक्ट किया है, आप अलग चेंज कर लें कॉन्सेप्ट। हाँ ये नहीं वो सारी चीज़ें मैं आगे एसी लोड फ्लो में बताऊंगा आपको। यही तो कॉन्सेप्ट सही करना है, यही तो ट्रेनिंग की अलग बात है। हमारी ट्रेनिंग के अंदर यही तो चीज़ समझाई जाती है कि टीसीसी को आप क्या अलग चीज़ देखिए। एक पहली बात याद रखें, आर्क फ्लैश और ओवर करंट एक ही होता है। क्लियर है ये बात? अब आप एक काम करें, आप जाके ना अपने जहां आप अभी कतर में काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? अबू धाबी में। हाँ हाँ सही। अब आपका जो प्रोटेक्शन इंजीनियर आया ना, उससे बोलेगा कि आर्क फ्लैश रिले कहाँ है यार, वो दिखाना मुझे। अगर वो आपको ओवर करंट रिले के बाद नहीं लेके जाए तो समझ जाए उसको नहीं मालूम क्या है आर्क फ्लैश रिले। वो फ्लैश को डिटेक्शन कर रहा है, थर्मल को डिटेक्शन के नहीं है। आपको जब भी वो ओवर करंट रिले के बाद लेके जाए, बोले ये आर्क फ्लैश रिले ना, तो उससे पूछे ओवरलोडिंग रिले की सेटिंग का है इसकी। अगर वो थर्मल कर रहा है तो ओवरलोडिंग की सेटिंग दी हुई होगी, लेकिन सिंपल ओवर करंट रिले भी आर्क फ्लैश को सेंस कर लेती है, लेकिन सिर्फ लोड फ्लो में। कौन से? एसी के अंदर। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इस बस बार के अंदर। अब देखें, और कोई सवाल है? अब बात, आप इसके अंदर कर्व चेंज कर सकते हैं। मैंने थर्मल लिया, आपकी मर्जी, कोई और सा कर्व ले लें। आप जब प्रैक्टिस करें तो कर लीजिएगा, वरना मैं ही प्रैक्टिस करता रहूंगा, समझे आप? लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि इसकी डीसी लाइब्रेरी में आपको स्टैंडर्ड कर्व मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। याद रखें, डीसी ब्रेकर अलग होते हैं, एसी ब्रेकर अलग होते हैं, एसी रिलेज अलग होती हैं, डीसी रिलेज अलग होती हैं। अच्छा, और कोई सवाल है इसके अंदर? अब ये सवाल है, जैसे आप नहीं पूछ रहे, अब मेरा ये सवाल है, क्या मैं इसके फॉल्ट क्लियरेंस टाइम या आर्क फ्लैश बाउंड्री या इंसिडेंट एनर्जी में से किसी चीज़ को कम कर सकता हूँ? अगर मैं ब्रेकर का साइज मजीद कम कर दूंगा तो फॉल्ट क्लियरेंस टाइम कम हो जाएगी। अब अनफॉर्चुनेटली क्या है, मैंने ब्रेकर का साइज बड़ा लिया हुआ है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी छोटा लिया हुआ है, सबसे छोटा। अब मैं ब्रेकर का साइज बड़ा लेता हूँ। आप में से मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट कर लें इसका फॉल्ट क्लियरेंस टाइम 19.309, और नीचे वाले का भी नोट कर लें। हमें कंपेयर करना है, कोई भी एक इंजीनियर नोट कर लें। नोटेड? हाँ चले, अब हम जाते हैं, अब हम रेटिंग में जाते हैं, और अब देखें मैं इसका 6 के बजाय 10 ले रहा हूँ साइज। तो बाकी सारे भी 45 और दोबारा 65। अब इसी को कॉपी कर दूंगा सब जगहों पे, 65 250, बाकी सारे सेम। इसी को कॉपी करके तमाम जगहों पे पेस्ट कर दूंगा। 1 2 3 4 करके देख रहे थे क्या होता है या नहीं फॉल्ट क्लियरेंस टाइम। आप देख सकते हैं आपका फॉल्ट क्लियरेंस टाइम अब कितना हो गया है, 50.076, जब आपने उसका साइज बढ़ा दिया। एसी के अंदर अगर यही साइज होता है ना, इस साइज को हम एसी के अंदर कहते हैं टाइम डायल, जिसकी कर्व की बात कर रहे थे ना अभी अब्बास, वो आगे जाके मैं सिखाऊंगा। डीसी के अंदर टाइम डायल का काम साइज कर रहा होता है। हम असल में ये समझ रहे होते हैं ये ब्रेकर की रेटिंग है, ब्रेकर की रेटिंग नहीं है, ब्रेकर की साइजिंग है। ये साइज है ब्रेकर का, 50 नंबर का ब्रेकर, 100 नंबर का ब्रेकर, वो मिनिमम इतना करंट दे रहा होता है। मैक्सिमम आप उसका प्लग आगे पीछे करके या आपके उसके अंदर जो भी सेटिंग दी हुई है उसके मुताबिक उसको आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ट्रिप यूनिट वाले इसके अंदर होता है, जिसे हम आमतौर पे LSIG ब्रेकर्स कहते हैं।
या LSI ब्रेकर्स कहते हैं। अब दूसरी चीज, क्या मैं इस ब्रेकर की बाउंड्री यानी सॉरी इस आर्क फ्लैश की बाउंड्री को बढ़ा सकता हूं? बिल्कुल बढ़ा सकता हूं मैं इसको। मैं ब्रेकर का इंक्लोजर को बड़ा कर देता हूं। अब मैं ब्रेकर के इंक्लोजर को किस तरह बड़ा करूंगा? मैं इस बस बार पे डबल क्लिक